ओम शांति। आदरणीय भ्राता डॉक्टर गिरीश पटेल जी हमारे विशेष निमंत्रण पर मुंबई से हमारे बीच आए हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो मैं छाबड़ा जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप पुष्प गुच्छ से हमारे डॉक्टर गिरीश पटेल जी का स्वागत करें। ज्ञान सरोवर की इस मस्त बहार में ज्ञान सरोवर की इस मस्त बहार में, गुल खिले गुलजार में, तालियों की गड़गड़ाहट पुनः हो जाए भ्राता गिरीश पटेल जी के इंतजार में। आदरणीय डॉक्टर गिरीश पटेल जी तनाव से उत्पन्न अनेक बीमारियों के इलाज के विशेषज्ञ, लेखक एवं प्रशिक्षक हैं। आपने मुंबई के टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री विशेष योग्यता से प्राप्त की है। आप साइकोथेरेपी में डॉक्टरेट हैं। आप पिछले 30 वर्षों से इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने देश विदेश के अनेक मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगभग 2200 से भी अधिक लेक्चर्स दिए हैं एवं उन्हें अपनी शोध व विचारों से लाभान्वित किया है। आपके द्वारा लगभग 8 पुस्तकें एवं कई बुकलेट्स प्रकाशित की गई हैं। आपने पॉजिटिव हेल्थ, हार्ट डिजीज, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, माइंड कंट्रोल, पुनर्जन्म, मेमोरी डेवलपमेंट जैसे अनेक विषयों पर लेख तैयार किए हैं। आपने भारत के अनेक नगरों में डायबिटीज नियंत्रण शिविर, स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में शिविर एवं अनेक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया है। लाखों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। जन मन में स्वास्थ्य चेतना जागृति व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने के कारण आपको ऑल इंडिया मेडिकोस एसोसिएशन व नेशनल बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ भ्राता गिरीश पटेल जी से कि वो आज का ये सेशन प्रारंभ करें, जिसका विषय है द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 100 लोगों ने ओम शांति किया और सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। देखो, हाँ, सारा दिन आप RCM का काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर घर पहुंचते शाम को तो क्या करते हैं? टीवी देखने लगते हैं। बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, टीवी देखते हैं तब आप तो आग बुझा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम देखते रहते हैं। और जब भी ऐसे लेक्चर सुन रहे हैं तब टीवी नहीं देखना। हाँ, तब आपको रिस्पॉन्स देना है। देखो, हाँ, मैं साल में 300 लेक्चर्स देता हूं ऐसे, और देखा है कि जब लोग अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तब अच्छे से अच्छी बात बाहर निकलती है। भले ताली कम बजाना। हाँ, देखा, आप सबको ताली बजाने के लिए सिखाया गया है। हाँ, ताली कम बजाना। भिलवाड़ा में मेरा एक डॉक्टर्स का लेक्चर था, हाँ, और पास में RCM की मीटिंग हो रही थी। इतनी तालियां बज रही थी, डॉक्टर डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, आज आपको और एक काम सिखाता हूं, ताली बजाने के बदले दूसरा काम, वह है फील करना। देखो, परिवर्तन कब आता है? कि जब कोई बात की आपको फीलिंग आती है। हाँ, खुशी की भी फीलिंग। हाँ, एक बार आपको किसी का अच्छा रिस्पांस मिला और आपने खुशी को फील किया तो डबल एनर्जी से दूसरे दिन काम करेंगे। ऐसे ही परिवर्तन के लिए दुख को भी फील करना पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसी भी बातें होगी, आंख से
आंसू भी आ जाए बहुत अच्छी बात है। देखो आज ही एक लेक्चर से भी आप में परिवर्तन जाएगा, तो फील भी करना है। कोई हंसने की बात हो तो हंसो भी। हंसना भी आता है ना कि नहीं आता है? हंस के दिखाओ। तो ये सबको नहीं आता है। ओम शांति। सबको नहीं आ रहा है, तो हंसने की बात हो तो सचमुच हंसना भी है। ठीक है, चलो शुरू करें। ओके, हाँ, तो फाउंडेशन क्या है? आपका है क्या है? राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। मैं आपको सिखाना चाहता हूं राइट कंसेप्ट थिंकिंग, है ना? ये थिंकिंग क्या करना है? सबसे पहले तो ये समझे कि विचारों का महत्व क्या है। आपको पता है एक दिन में कितने विचार आते हैं? हाँ, सारे दिन में कितने विचार करते हैं वो पता है? नहीं मालूम? देखो, टाइम मैगजीन ने ढूंढने की भी कोशिश की कि आमतौर पर व्यक्ति एक दिन में कितने विचार करता है। तो ये निर्णय पर आए कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं। आप कहेंगे कैसे पता चला? तो जो एक विचार आता है वह 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता है। या तो वह बदली हो जाता है या उसी विचार को आप रिपीट करते हैं। तो इसे आप गिनती करना, अगर 18 घंटा आप जागते रहते हैं तो इतने सारे विचार होंगे। और इंपॉर्टेंट बात है कि एक साथ में एक ही विचार नहीं, हम 2-3 विचार भी कर रहे होते हैं। हाँ, बड़े शहरों में देखा ना, बंबई गए, एक साथ में 2-3 ट्रेन चलती है ट्रैक पर। तो ऐसे ही हमारी भी माइंड रूपी ट्रैक में एक साथ में 2-3 विचार भी चल रहे होते। हाँ, सब मुझे सुन रहे हैं या ज्ञान सरोवर में चक्कर लगा रहे हैं? यस, दोनों भी है। देखो, तो झूठ बोल रहे हैं ना, पकड़े गए कि दोनों चीज नहीं हो सकती है साथ में। हाँ? या तो सुन रहे या ज्ञान सरोवर में चक्कर लगा रहे। हाँ, देखो, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है। तो एक विद्यार्थी अपनी कुर्सी से कूद पड़ा, कहा सर आप बोल रहे हैं वह सत्य है और आप समझो कि हम सुन रहे तो आपका भ्रम है। हाँ, मेरा भ्रम तो नहीं ना कि सब सुन रहे, खाना खा के थक गए। अच्छा, तो ना ध्यान से सुनना कि एक दिन में इतने सारे, एक ट्रैक में एक साथ में 2-3 विचार चल रहे होते हैं। हाँ, तो दूसरे विचारों को हटा दो। सोचो, अभी जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसी को सुनना है, उसी पे पूरा फोकस करना है कि उससे कोई नई बात भी हमको मिल जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि विचार हमारे कंट्रोल में है। लोग जब नेगेटिव सोचते हैं तब ये कहते हैं कि भी परिवर्तन करो, तो कहते हैं हम कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव विचार तो हमको आते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। देखिए, हाथ को ऊपर करना हमारे कंट्रोल में है ना? मैं चाहूं तो 1 घंटा हाथ को ऊपर रख सकता हूं, भले दर्द होगा, तकलीफ होगी, परंतु ऊपर रख सकता हूं। तो ऐसी कैसी भी भयानक समस्या हो, आप चाहो तो ये सोच सकते हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा, पॉजिटिव आउटकम जरूर होगा। तो ऐसे विचार भी कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में हैं। और विचार है ना, बीज जैसे हैं ना। एक एप्पल में कितने बीज होते हैं? गिन सकते हैं? गिन सकते हैं ना, काट के गिनेंगे तो गिनती कर लेंगे। लेकिन एक बीज में कितने एप्पल है, गिन सकते हैं? देखो, अभी ध्यान से सुन रहे। तो एक बीज से कितने एप्पल निर्माण होंगे पता नहीं। ऐसे ही एक विचार से क्या निर्माण होगा बता नहीं सकते, बस एक संकल्प करने की आवश्यकता है। तो इसलिए कहा कि विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। और आज हमें यह सीखना है कि सचमुच ये विचारों को ठीक प्रकार से मैनेज कैसे करें, उसे पॉजिटिव दिशा में कैसे हम कन्वर्ट करें। और इसका फाउंडेशन है,
सचमुच पॉजिटिव थिंकिंग पॉसिबल नहीं। कितने भी ऐसे लेक्चर कर दो, व्यक्ति पॉजिटिव नहीं सोच सकता है जब तक उसमें स्वमान जागृत ना हो। ये स्वमान कि मैं अच्छा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। और आप सबको भी यहां क्यों बुलाए पता है? कि आपका स्वमान जाग जाए। बंबई के रेलवे स्टेशन पर एक नव युवक भीख मांग रहा था। पास में उसने कुछ पेंसिल्स भी रखी थी। तो आप जैसा भी एक बिजनेसमैन वहां गया, उसने उसको 1 रुपये का सिक्का दिया और 2 पेंसिल उठा ली और फिर पूछा कि इसकी कीमत ठीक है ना, और वो चले गए। 1 साल के बाद एक पार्टी में उस बिजनेसमैन को एक नव युवक मिला। उसने कोट टाई आदि पहना था। उसको जाके कहता है, सर आप तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको खूब अच्छी तरह से जानता हूं। अगर आपको याद हो, 1 साल पहले आपने एक भिखारी को भीख दी थी और 2 पेंसिल उठा ली थी। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ याद आया, तू यहां क्या करता है? उस लड़के ने कहा, सर अभी मैं भी बिजनेसमैन बन गया हूं। उस दिन जो आपने ये प्रश्न पूछा था कि इसकी कीमत ठीक है ना, तो मेरे में सोया हुआ व्यापारी जाग गया था। उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि अभी भीख नहीं मांगूंगा, पेंसिल बेचूंगा। और थोड़े समय में मैं होलसेल का बिजनेस करने लगा। तो सोचिए कि एक भिखारी का स्वमान जाग गया तो भिखारी से बिजनेसमैन बन गया। और आप सबका स्वमान जाग जाए तो आप क्या से क्या बन जाएंगे। और स्वमान को जगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने भूतकाल में भी जो अच्छे काम किए उसको याद करो। किसी ने कभी आपको कहा भी हो कि बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया, उसको भी याद करो। हाँ, किसी ने जिग जिगलर का नाम सुना है? हाँ, कौन है जिग जिगलर? हाँ, बहुत इंटरनेशनल ट्रेनर है। और उन्होंने भी अपना करियर है सेल्समैन के रूप में शुरू किया था। और वो समझते थे कि मैं अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता हूं। आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे हाँ, कि हम इस मूवमेंट के साथ जुट गए लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी यही सोचता था। लेकिन एक घटना हुई कि एक पार्टी में सीनियर मैनेजर ने उसको बुलाया ना, कोई यहां आएगा, यहां आइए, आओ आओ, एक जन आ जाओ, हाँ सरदार जी आइए आइए, जल्दी आप आओ, कोई भी आ जाओ फटाफट आओ, शूज को निकाल लेना शूज निकालना देखो, वेरी गुड क्या नाम है? नरेंद्र पांडे। नरेंद्र, देखो है ना। तो जिग जिगलर को बुलाया, हाँ, और ऐसे कंधे पे हाथ रखा और कहा, नरेंद्र तुम बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, तुम हमारे देश के सबसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। हाँ, इससे कुछ एक बातें पीठ थपथपाकर जिग जिगलर को कही। उनकी एक किताब है सी और सेल्फ ऑन टॉप। इस किताब में जिग जिगलर लिखते हैं कि थोड़े दिन में मैं अच्छा सेल्समैन बन गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी मैंने नहीं ली। बस सिर्फ इस घटना के बाद मैं सोचने लगा कि जब इतना बड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं अच्छा सेल्समैन बन सकता हूं, तो जरूर मेरे में कोई गुण होंगे। तो उनका स्वमान जाग गया और इतने इंटरनेशनली फेम ट्रेनर बन गए। हाँ भले बैठो, थैंक यू तो ऐसे सोचो आप कि आप में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, बस उसी का चिंतन करो। किसी ने टीका की हो तो उसका चिंतन नहीं करो। हाँ, कोई ये भी कहेगा तुम फालतू हो, हाँ, कभी एक भी ग्राहक को ढूंढ नहीं सकते हो, तो उन सबको इग्नोर करो। कहो कि मैं अच्छा हूं, तो देखो अच्छे से अच्छे आप बन जाएंगे। हाथ को ऐसे करिए, सभी करिए, ऊपर करिए, पीछे करिए, पीठ पे रखिए, उठाइए, फिर से रखिए, 5 बार करिए। क्या कर रहे हैं? और हाँ, तो देखो, हाँ, एक मनोचिकित्सक की सलाह है, सवेरे सवेरे उठ के दोनों हाथों से पीठ थपथपाइए, हाँ, कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। जब आप सोचेंगे कि आप अच्छे हैं तो और भी अच्छे बनेंगे।
और जैसे कहा ना, स्वमान के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। स्वमान को अच्छा करने के लिए देखो क्या फर्क होता है पता है? पागल व्यक्ति सोचता है कि काश मैं महात्मा गांधी होता। हाँ, सॉरी, जो हीनता वाला व्यक्ति है वह सोचता है काश मैं महात्मा गांधी होता। पागल व्यक्ति क्या सोचता है पता है? मैं महात्मा गांधी हूं, रास्ते में मिलता है ना। और एक स्वस्थ व्यक्ति क्या सोचता है? गांधी गांधी और मैं हूं। तो किसी के जैसा हमको बनना नहीं, बस आप जैसे हो वैसे ही बन जाओ, बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, स्वमान को जागृत कर लो। फिर अगर आपको सचमुच पॉजिटिव थिंकिंग सोचना है तो सोच को बदलना। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सोच को बदलना। कहते हैं सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। समझ गए? क्या करना है? दिशा को बदली करना है। अपने कार्य में भी, जो आप कार्य कर रहे हैं वहां भी ये सोचो कि भी कैसे मैं दिशा को बदलूं। बस दिशा को बदल दो, ऑटोमेटिक आपको जो अपने गोल्स है वो गोल्स तक आप स्वाभाविक ही पहुंच जाएंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि दृष्टिकोण में बदलाव लाओ। कई कहते हैं कि भी कैसे दिशा को बदले। दिशा मतलब क्या है कि कौन से एंगल से देख रहे हो उसको बदली कर दो बस। कलकत्ते में एक बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चों ने कभी गरीबी तो देखी ही नहीं है, बच्चों को गरीबी का भी एहसास होना चाहिए। तो इसलिए उनके दूर का रिश्तेदार छोटे से उड़ीसा के गांव में रहता था, तो बच्चों को उस गांव में भेज दिया। और एक सप्ताह के बाद जब बच्चे वापस आए तो उनको पूछा कि बच्चों अभी पता चला जीवन में कितना कष्ट होता है, हाँ, आराम की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। तो उसके बीच के बेटे ने कहा, डैडी पहली ही बार मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग कितने गरीब है और वो अंकल कितने पैसे वाले। कहें क्या हुआ? कहते डैडी मेरा बेडरूम तो 20 फीट बाय 25 फीट का ही है, उनका बेडरूम तो 500 फीट बाय 1000 फीट का है। हाँ, आंगन में खटिया डाल के सो जाते थे। कहा डैडी हमारा स्विमिंग पूल तो 300 फीट लंबाई है, उनका स्विमिंग पूल तो 3 किलोमीटर लंबा है, नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। कहा डैडी हमारे घर में तो 2 ही कुत्ते हैं, उनके घर में तो 50 कुत्ते हैं, गली के सारे कुत्ते उनके होते थे, उनके साथ खेलते थे। तो हम कितने गरीब है, वो अंकल कितने पैसे वाले। तो सचमुच जो सारा खेल है हमारे नजरिए का। कहा भी गया है, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो चांद में भी दाग देखा। बस आपके ऊपर है कि आप कौन सी व्यक्ति में, कौन सी परिस्थिति में क्या देखते हैं, वह सारा आपके ऊपर निर्भर है। तो इस नजरिए को बदल दो। और पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि युक्ति से चलो। सोचो कि भी क्या युक्ति अपनाऊं ताकि समस्या खत्म हो जाए। भगवान से भी कुछ मांगो नहीं, भगवान से ही मांगो कि मुझे युक्ति दे दे। हम लोग क्या करते पता है, मंदिर में जाते हो ना, हाँ, तो भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरा ये काम कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखो है ना, वही काम वकील से करना हो तो 2000 की फीस देनी पड़ती है। तो भगवान को वकील से भी कम मान लिया है ना, 100 रुपया ही देने का वादा किया। तो ऐसा नहीं करो ना। कई बार कहते हैं ना, भगवान कहते कि ये पुत्र दे दे, कहते हैं कि भाई इतना 5 लाख रुपया दे दे, लेकिन सब पुत्र दे दिया लेकिन ड्रग एडिक्ट निकला तो क्या फायदा।
हाँ, 5 लाख रुपये भगवान ने दे दिए लेकिन 50 लाख का घाटा हो गया तो हाँ, तो ये सब नहीं मांगो। हाँ, भगवान से क्या मांगो? भगवान मुझे शांति दे, भगवान मुझे शक्ति दे, जीवन में सदैव मैं सुखी हो जाऊं। हाँ, सदा के लिए सुख का अनुभव करूं, एक आनंद की स्थिति बन जाए, यह तू मुझे प्रदान कर। तो सचमुच परमात्मा शक्ति भी देगा, शांति का रास्ता आपको बताएगा, युक्ति देगा। तो सचमुच परमात्मा प्रेरणा देता है और कुछ नहीं करता है। तो एक लड़की की शादी हुई, अपने ससुराल गई तो उसने देखा कि उसकी सास की भी सास उसी घर में रहती थी, और उसकी सास थी वो बड़ी सास को बड़ा दुख देती थी। खाने के लिए वो जला हुआ खाना देती थी, फूटी हुई कुल्हड़ियों में खाना देती थी। हाँ, कपड़े भी फटे हुए थे। उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या करूं, परंतु सोचा कि कहने से कोई फायदा नहीं। तो उसने भगवान को याद किया कि भगवान मुझे कोई प्रेरणा दो कि क्या करना चाहिए। तो उसको एक युक्ति मिल गई। एक दिन वह सारी टूटी हुई कुल्हड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तो उसकी सास ने पूछा, बेटे क्या करती हो? तो उसने कहा कि मेरी शादी हुई तब मेरी मां ने कहा था कि अभी तुम ससुराल जा रही हो तो हमारे घर की रस्म नहीं चलेगी। हाँ, तुझे ससुराल की रस्म को सीखना पड़ेगा। तो तुम्हारे घर की रस्म को सीख रही हूं कि बूढ़ों को कैसे खाना दिया जाता है, और ये कुल्हड़ियां इसलिए इकट्ठी कर रही हूं कि आप बूढ़े होंगे ना तो आपको देने के लिए काम लगेगी। उसने कहा, इसमें भी कोई खाना खाया जाता है? उसने पूछा, फिर हम बड़ी मां को क्यों ऐसे खाना देते हैं? उसने कहा कि बर्तन कौन धोएगा, इसलिए इसमें दे देती हूं। तो उस लड़के ने कहा, आप ऑर्डर करो, मैं बर्तन धो दूंगी। तो बड़ी मां को अच्छे बर्तन में खाना मिलने लगा। फिर एक दिन जो अंत का जला हुआ बचा कुचा जो खाना था ना, उसको भी देख रही थी। तो फिर से पूछा कि बेटे क्या देखती हो? उसने कहा, आपके घर की रस्म सीख रही हूं। हाँ, कि बड़ों को कैसे जला हुआ खाना दिया जाता है, आपको भी देना पड़ेगा ना, इसलिए अभी से सीख रही हूं। उसने कहा, ऐसा भी कोई खाना होता है? तो फिर से यही बात कि भी तो फिर बड़ी मां को क्यों हम ऐसे खाना देते हैं? तो उसने कहा कि भी पहले कौन दे, इसलिए अंत में जो बच्चा होता है उनको दे देती हूं। उस लड़की ने कहा, आप ऑर्डर करो तो मैं पहले ही खाना दे दूंगी। तो देखो दूसरे दिन से गरम गरम खाना बड़ी मां को मिलने लगा। लंबी कहानी है। और अंत में एक बार बड़ी मां के आंखों में आंसू थे। तो उनको पूछा कि भी क्या अभी भी आपको कोई तकलीफ है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। तू आई तब तो मेरा जीवन नर्क के समान था, तू आई तो मेरा जीवन स्वर्ग समान बन गया। तो ये तो खुशी के आंसू है, दुख के आंसू नहीं। तो ऐसे ही बस युक्ति को ढूंढो। देखो कैसी न भयानक समस्या क्यों न हो, अगर आप युक्ति को ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता भगवान दे देगा। और समझ गए ना भगवान से क्या मांगना है? बस प्रार्थना में भगवान से पॉजिटिविटी को मांगो। और ये सब पॉजिटिव थिंकिंग कब होगा पता है? कि जब पता चलेगा कि नेगेटिव चल रहा है। आज दिक्कत कहां है कि हमें पता ही नहीं चलता है ना। गुस्सा आ जाएगा फिर मालूम पड़ता है गुस्सा आ गया। ईर्ष्या के विचार आ जाएंगे फिर मालूम पड़ेगा कि ईर्ष्या हो गई। तो पहले ही पता चल जाए वो सबसे बड़ी बात है। और कब पता चल सकता है पता है? जिसको कहते हैं कि सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ, अवेयरनेस को निर्माण करो। कि जागृति कैसे आएगी? देखो ऐसे करिए, सभी करिए, ऐसे नजदीक रखिए हाथों को। हाँ बस बस, हाँ, हाथों को नजदीक रखिए ऐसे, एकदम नजदीक। और आंखें बंद करके ये फील करिए कि हाथों के बीच में क्या हो रहा है, हाथों के बीच में क्या संवेदना हो रही है उसको फील करिए। जो भी संवेदना हो रही है उसको फील करिए। कर रहे सब? ऐसे ऐसे करिए अभी। देखो देखिए आंखें खोल के, हाथ को ऐसे फिराइए, ऐसे करिए। कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है?
हाथ एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं। हाँ, और गर्मी लग रही है ना, कुछ कंपन हो रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हाथों की जो ऊर्जा है वह सामने सामने आई है ना। सबको कुछ हुआ, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं। कैसे कौन है जिसको कोई फीलिंग नहीं हुई? कोई फीलिंग नहीं हुई? अच्छा ठीक है। कुछ लोगों को नहीं, तो कभी ऐसे करो, ऐसे करिए करिए सभी। देखो है ना, पानी में हाथ डुबोएंगे तो कुछ फीलिंग होगी ना। ऐसे ही सोचो कि वातावरण में भी ऊर्जा है, उसमें हाथ को डुबो रहा। हाँ, हुआ कुछ फील? हाँ, तो बस ये आपकी जागृति। तो इसे हर काम जागृति के साथ चल भी रहे हैं ना, तो जागृति के साथ चलो। चाय भी पीते हैं ना, जागृति के साथ पियो। आज हम लोग चाय पीते हैं ना, कैसे पीते पता है? जैसे शरीर में पेट्रोल डाल रहे। ऐसे चाय नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, वे चाय पिएगा तो देखो, एक घूंट पियो, मुंह में ही रखो, 10-15 सेकंड रखो, क्योंकि टेस्ट तो मुंह में ही है। जब लगे अब ये टेस्ट नहीं है, फिर धीरे से पियो, फिर से रुको 10-15 सेकंड। सारे बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहे उसको भी फील करो, फिर धीरे से दूसरा घूंट पियो। किसने कहा डॉक्टर ऐसा करेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। देखो, आधा कप चाय काफी है, ज्यादा चाय पीने की जरूरत नहीं। तो हर काम जागृति के साथ करो तो पता चलेगा कि नेगेटिव विचार आया। अब नेगेटिव आया तो उसको आप टर्न भी कर सकेंगे। पहले तो उसको पकड़ना है। कैसे पकड़ सकते हैं पता है? आपने कभी देखा है बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? देखा है किसी ने? कैसे पकड़ती है? हाँ, बैठी रहती है। देखो, जहां होल से आने की संभावना, चूहा आएगा, जैसे आएगा पकड़ लेती है। वैसे अभी हम देखो एक एक्टिविटी करेंगे, कमर को सीधी रख के बैठिए। हाँ, ये सोचिए कि दूसरा विचार जो आएगा वो चूहे जैसा है। उस दूसरे विचार को पकड़ना है, देखते रहिए कहां से आता है। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत उसे पकड़ना है, देखते रहिए। जैसे ही दूसरा विचार आए तुरंत पकड़ना है, देखते रहिए, देखते रहिए। जैसे ही आए उसे पकड़ना है। पहले आंखें खोलिए। यहां दूसरा विचार आया? नहीं आया, क्योंकि देख रहे थे, है ना। तो इतनी देर में बहुत सारे विचार आ जाए। अगर हाँ, इतनी देर में मुझे सुन भी रहे आप और भी कुछ सोच रहे, मैं भी सोच रहा हूं, बोल रहा हूं तो भी सोच रहा हूं, परंतु क्योंकि आप विचार को देख रहे थे इसलिए नहीं आया। तो बस ये काम करना कि दूसरा विचार कहां से आ रहा है। बस जैसे आप देखेंगे ना, तब जब भी नेगेटिव बात आए ना, तब ये जरूर करना। बहुत डिप्रेस्ड हो जाओ, निराश हो जाओ कि अभी कोई कस्टमर नहीं मिल रहे, क्या करूं मैं, तो सोचो कि बस कहां से विचार आए, ढूंढो उसको, तो तुरंत शांत हो जाए। फिर एक बार शांत हो गए तो उसे मोड़ भी सकते हैं। अब जो आमतौर पर भी आपने भी सुना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है कि क्या कहते हैं कि भी हर परिस्थिति में होने वाले फायदे को ढूंढ निकालो। कैसी न भयानक परिस्थिति हो, उसमें भी कोई न कोई छोटा सा फायदा तो जरूर होता है। कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो, एक महिला को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन वो 6 साल जी गई। 6 साल के बाद उसने अपना अनुभव लिखा। उस अनुभव में लिखा कि ये कैंसर की बीमारी होने के बाद मुझे बहुत फायदे हुए। किसने कहा, अरे बाप रे क्या फायदा हुआ? कहा, पहले मैं जीवन को बर्बाद कर रही थी, कभी जीवन को मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब से कैंसर हुआ है हर एक दिन महत्वपूर्ण है। पक्का नहीं कल मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, इसलिए हर दिन को अच्छे से अच्छा बिताने की कोशिश कर रही हूं। दूसरा, उसने कहा कि भी पहले मैं समझती थी कि मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा मनोबल अच्छा नहीं है, परंतु जब से कैंसर हुआ है मेरे कई ऑपरेशन हुए, कीमोथेरापी लेनी पड़ी, उन सबको मैंने सहन कर लिया। इसी से सिद्ध होता है कि मेरा मनोबल बहुत अच्छा है।
मेरे परिवार के लोग भी ऐसा ही कहते हैं। तो देखिए कि कैंसर होने से भी कितने फायदे हुए। तो हर परिस्थिति में फायदे को ढूंढ निकालो और उसका यूज भी करो, ना सिर्फ सोचना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है कि पॉजिटिव एक्शन भी करना। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब लोकमान्य तिलक को 6 साल की जेल की सजा हो गई। उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने देशभक्ति के कुछ लेख लिखे थे अपने अखबार में और सजाएं बड़ी कड़ी थी कि जेल में किसी को मिल नहीं सकते, 1 मास में 1 ही पत्र लिख सकते। देखो आपको ऐसी सजा हो जाए और 6 मास के बाद या 1 मास के बाद आप 1 पत्र लिखो तो क्या लिखेंगे? बहुत तंग करते हैं, किसको मिलने नहीं देते हैं, बहुत खराब लोग हैं। लेकिन लोकमान्य तिलक ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो पहला पत्र घर में लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि जेल है ना, वो ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है, सारा दिन मैं ध्यान करता हूं। और सचमुच उन्होंने ध्यान किया। और गीता पर जो उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी है वह जेल में ही लिखी है। 6 साल में गीता का विवेचन लिख दिया सारा। तो ऐसे नेगेटिव भयानक परिस्थिति को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो, वही पॉजिटिव थिंकिंग है। एक नौजवान लड़का था, उसका एक्सीडेंट में राइट हाथ कट गया, फिर भी उसे मल्ल युद्ध सीखना था। तो वह लोकल गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी मुझे मल्ल युद्ध सिखाइए। तो गुरु ने सारा उसे देखा नीचे से ऊपर तक। कोई कहा, अच्छा बेटे कल आना, कल से मैं तुझे मल्ल युद्ध सिखाऊंगा। तो जब दूसरे दिन गया तो उसे दांव पेच सिखाया कि जब भी अपोनेंट आ जाए तो कैसे उसे जकड़ लेना है। तो फिर कहा, बेटे इसी के तुम मास्टर बन जाओ। 1 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, लेकिन गुरु ने कोई भी दूसरी युक्ति नहीं सिखाई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी एक ही दांव पेच में भले मैं मास्टर भी बन जाऊं, परंतु उससे क्या होगा? गुरु और तो कुछ सिखाते ही नहीं है। 1 मास के बाद पड़ोस के गांव में कंपटीशन होनी थी, तो गुरु ने उसको भी भेजा। वह डरते डरते गया, सोचा कि भी मैं तो कैसे लड़ पाऊंगा। तो भी जब पहला अपोनेंट आया उसको दांव पेच में जकड़ लिया, 1 सेकंड में हार गया। दूसरा तीसरा कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका। वो विजयी घोषित हो गया। जब गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, मुझे पता है तेरा प्रश्न क्या है, बैठ मैं तुझे समझाता हूं कि तूने तो सिर्फ 1 दांव पेच में मास्टरी हासिल की है, फिर भी तू कैसे कंपटीशन को जीत गया। गुरु ने कहा, देख पहले दिन जब मैंने तुझे देखा और ये पाया कि तेरा राइट हाथ नहीं है, तो मैंने खूब सोच करके यह निर्णय किया, तुझे वह दांव पेच सिखाया कि जिसने इस दांव पेच में मास्टरी हासिल कर ली है, जब वह अपने अपोनेंट को जकड़ लेता है तो अपोनेंट के पास एक ही रास्ता बचता है कि थोड़ा ऊपर उठ करके उसका राइट हैंड पकड़ के उसके नीचे खींचा जाए। तो सारे के सारे तुम्हारा तेरे अपोनेंट तेरा राइट हैंड ढूंढ रहे थे, लेकिन किसको मिला ही नहीं। तो मैंने क्या किया, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी शक्ति में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही है पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं आपका 1 दिन की वर्कशॉप ले सकता हूं, सारा दिन पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव नहीं बनेंगे। जब भी बता रहा हूं ना, वो काम करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। वो काम क्या करना है कि वैसे मान्यता बना लो कि जो हुआ उसमें कोई ना कोई फायदा जरूर है। भले आज दिखाई नहीं देता है, 6 साल के बाद दिखाई देगा। देखो आपको अपना ही उदाहरण सुनाता हूं जो बिल्कुल सत्य है, काल्पनिक उदाहरण नहीं। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 19 साल का था, तभी मेरे सर के बाल झड़ने लगे।
हाँ, तो जो छोटी आयु में बॉल्डनेस डेवलप होने लगी तो लोग बड़ी नेगेटिव कमेंट्स करते थे। हाँ, मुझे भी बड़ा दुख होता था कि भी क्या करे जिसका कोई इलाज नहीं है ना। जब समस्या जीवन में आए, ये नहीं कि भी हाथ जोड़ के बैठे रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। हाँ, हाथ पैर हिला नहीं, कुछ काम करना है, लेकिन कई बार कोई समाधान आपको नजर ही नहीं आएगा। जब आपको कोई समाधान नजर नहीं आए तो सबसे अच्छी ये बात है, ये सोचो कि फ्यूचर में कोई फायदा हो। मैंने देखा कि जब मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की तब मैं 29 साल का था और मित्रों ने कहा था कि 2-3 साल तुम्हारे पास कोई पेशेंट नहीं आएंगे ना। मैंने भी मानसिक तैयारी रखी थी, लेकिन 1-2 महीने में अच्छे खासे पेशेंट आने लगे। मुझे आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट कहां से आ रहे हैं। तो एक दिन इसका रहस्य पता चला। एक बिजनेसमैन मेरे पास आए, उन्होंने कहा डॉक्टर लगता है हमारे इलाके में सबसे सीनियर साइकियाट्रिस्ट है ना। हाँ, मैं कभी जूनियर डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं क्योंकि आप सबसे सीनियर इसलिए आपके पास आया। हाँ, तो ऐसे मुझे तो ये ढूंढने में 10 साल लगे कि बॉल्डनेस से क्या फायदा होता है ना। आपको 10 साल नहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, 10 दिन में या 10 महीने में कोई फायदा जरूर नजर आ जाएगा। तो बस ये मान्यता बना लो। कहते हर दिए तले अंधियारा होता है, हर अंधियारी रात के बाद उजाला होता है। तनाव में आ जाते हैं लोग मुसीबत को देखकर, पर हर मुसीबत के बाद सुख का डेरा होता है। ये पक्का मान लो कि मुसीबत आई तो सुख आने वाला है। ठीक है, तो उससे बस ये करो तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक हो गया। और एक बहुत ही जरूरी काम करना है, जैसे कहा ना, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव एक्शन भी करनी। तो जितना छोटे रूप में भी, बहुत बड़ा सोशल वर्कर बनने की जरूरत नहीं है। भले आप छोटे व्यक्ति भी ये सोचो, आप अपने लेवल पर दूसरों को मदद भी करो, है ना। आप जो अपना कार्य व्यवसाय कर रहे हैं उसमें भी ये सोचो कि मुझे दूसरे को मदद रूप भी होना है। कमाना तो है ही है, एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन मुझे दूसरों को हेल्पफुल भी होना है। तो देखो, उससे 1-2 जीवन में भी आपने परिवर्तन ला दिया तो आपका इस पृथ्वी पर आना सफल हो गया। एक बहुत अच्छी किताब है जिसका इंग्लिश में अनुवादन हुआ, मैंने इंग्लिश में पढ़ी है, माय मदर इज राइटर, है ना। एक नौकर की कहानी, एक काम वाली की कहानी है कि जिसका जन्म जम्मू में हुआ और उसके पिता है ना, वह बड़े शराबी थे, मां को आके पीटते थे, उसको भी पीटते थे। छोटी आयु में उससे डबल आयु के पुरुष के साथ उसकी शादी कर दी गई और वो भी शराबी निकला। वो भी आके पीटता था, गालियां देता था। देखते देखते में 3 बच्चे हो गए। हाँ, फिर भी इतनी पिटाई होती थी कि एक बार छोटे छोटे बच्चों को लेके जम्मू छोड़ना पड़ा, है ना। फिर रायपुर में जाके कईयों के घर में काम करती रही। एक बार रायपुर भी छोड़ना पड़ा। हाँ, फिर गुड़गांव में आके एक प्रोफेसर के घर में काम करने लगी। हाँ, कुछ दिन के बाद प्रोफेसर का घर ही उसका घर हो गया। और एक दिन वो एक किताब पढ़ रही थी तो प्रोफेसर ने पूछा तुमको पढ़ना आता है? तो थोड़ा थोड़ा वो पढ़ पाई तो उसको किताब दे दी और फिर कहा कि तुम अपनी कहानी लिखो। उसने कहा मेरे लिए बड़ा कठिन काम था, फिर भी धीरे धीरे जन्म से लेकर के जो जो बातें हुई मैं जितना जितना याद आया लिखती गई और प्रोफेसर उसमें परिवर्तन करते गए। करीब 6 मास के बाद एक बार एक पोस्टमैन एक पैकेट लेकर आया। जब बच्चों ने पैकेट को खोला तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसमें उनकी मां की ही कहानी थी कि जिसका अनुवाद हुआ है माय मदर इज राइटर, और वह किताब काफी प्रसिद्ध हुई। एक बार एक पत्रकार ने उनको पूछा कि देखो अभी तो आप लेखक बन गए, हाँ आपको कैसा लगता है, आप बड़े हो गए अभी? तो उसने कहा नहीं, मेरे जीवन में तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, अभी भी मैं घर घर जाके काम करती हूं, परंतु अब परिवर्तन ये आया है कि मेरे बच्चों को मेरा परिचय देने में शर्म नहीं आती है। तो इस बात को फील भी करना।
ताली भले बजाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि फील करो। तो देखो, एक प्रोफेसर ने मदद की तो एक परिवार में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही आपकी जो भी कैपेसिटी है, सोचो, रोज थोड़ा टाइम तो निकालना ही है कि औरों को भी हम कोई ना कोई रूप से सहयोगी बने। तो जब आप कोऑपरेशन देते हो तो ऑटोमेटिक भगवान आपको सहयोग देगा, और कोई ना कोई सहयोग देने वाला, आपकी समस्याओं को सुलझाने वाला भी व्यक्ति मिल जाएगा। और पॉजिटिव थिंकिंग मतलब क्या, और सचमुच क्या करना है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करो। अपने आप में इंडिपेंडेंट बात है, सारा 1 घंटा आपको समझाना चाहिए, परंतु शॉर्ट में बताता हूं। हाँ, कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना क्यों जरूरी, क्यों पॉजिटिव सोचना इस विषय में। एक राजा था, वह दूसरे राज्य से बहुत ही कीमती हीरे लेकर के आया, और उसने सोचा कि भी क्या लोगों को ये पता चलेगा कि ये सचमुच हीरे है, कि भी मैं इतना खर्चा करके इतने पैसे दे के हीरे लेके आया। उसने क्या किया, कीमती हीरों को झूठे हीरों के साथ मिक्स कर दिया, और फिर सभी मंत्रियों को बताया कि भी आप ढूंढ के बताओ सच्चे हीरे और झूठे हीरे कौन से। कोई नहीं बताता है। हाँ, सारे नगर में भी सबको बुलाया कि कोई भी ढूंढ के दे, मैं इनाम दूंगा। कोई उसको अलग नहीं कर पाया। फिर अंत में एक प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति आया जो देख भी नहीं सकता। उसने कहा कि भी आप मुझे मौका दो तो मैं कोशिश करता हूं। लोग हंसने लगे कि अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं पहचान पाए, ये तो देख भी नहीं पाता है। तो फिर राजा ने कहा दे दो, क्या करता है देखते हैं हम। तो वो हीरे लेकर के बाहर गया, और आधे घंटे के बाद अंदर आया तो सचमुच उसने बिल्कुल 100% एक भी मिस्टेक नहीं की थी। झूठे और सच्चे हीरो को सेपरेट कर दिया था। तो राजा ने पूछा बताओ भाई कैसे तुमने इसको सेपरेट किया। तो उस व्यक्ति ने कहा बड़ा सिंपल, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन मैंने क्या किया, बाहर जाकर के हीरो को अपने हाथ पे रखा अलग अलग जगह पर, और सूर्य की रोशनी में हीरो को मैंने रखा। है ना, जो सच्चे हीरे थे गर्म नहीं होते थे, जो झूठे हीरे थे गर्म हो जाते थे। उससे मुझे मालूम पड़ गया ये सच्चे ये झूठे हैं। हाँ, तो आपको सच्चे हीरा बनना है या झूठा हीरा बनना है? तो क्या याद रखेंगे, सच्चा हीरा गरम नहीं होता है बस। हाँ? अभी आप कहेंगे डॉक्टर बोल तो दिया आपने, लेकिन हम गरम हो जाते। हाँ, कहते ना हमारा तो तख्ता तवा है, ये सारा समय गरम ही है, कुछ भी हो जाए बस गुस्से में आ जाए। तो क्या करना चाहिए, क्या करो पता है, पहले तो जागृति जो का ना अवेयरनेस, पता चले अंदर में क्या विचार चल। देखो ये काम एक जरूर करना। हाँ, ध्यान भी बहुत अच्छा है, यहां आप सीख करके जाएंगे, परंतु ध्यान से भी पहले है जागृति कि भी अंदर में क्या चल रहा है। भाई गुस्सा आ रहा है, अंदर में चिड़चिड़ हो रही है, पता चल जाए तो कुछ कर सकते। फिर दूसरा क्या करना है, तुरंत कुछ नहीं बोलो, है ना, कम से कम 1 मिनट कुछ भी हो जाए नहीं बोलना है ना, पहले सोचना है फिर बोलना है। एक बौद्ध साधु ने बहुत अच्छा कहा है कि डोंट एक्सप्रेस एंगर एज वेल एज डोंट कीप क्वाइट। कहते भाई उसको एक्सप्रेस भी नहीं करो और शांत और कुछ करो, ताकि सब देखो। एक तो क्या है पता है, गुस्सा है ना तो जोर जोर से हंसो। आप हंसेंगे कि गुस्सा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जोर से हंसो ताकि सोचने का टाइम ही नहीं मिले आपको। ताली बजाना आता है ना, गुस्सा है तो जोर जोर से 500 बार ताली बजाओ इससे, तो एनर्जी सारी उसमें चली जाएगी और गुस्से के विचार ही नहीं आएंगे। हाँ, गुस्सा है जोर से म्यूजिक सुनो, भले एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आप गुस्सा के बारे में सोच ही नहीं सको। तभी हाँ, वॉक करने के लिए बाहर निकल पड़ो, बस देखो थोड़े समय में शांत हो जाएंगे, फिर गुस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक काम करना है, उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचो। भले उसमें 1000 अवगुण होंगे, हमेशा गलतियां करता है, कभी सुधरने वाला नहीं है,
परंतु कोई भी एक भी अच्छी बात उसमें हो, उस एक अच्छी बात को सोचो, तो भी वह कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या करना है, रीप्रोग्रामिंग करो। तो एक बार गुस्सा आ भी गया, लेकिन फिर सोचो कि अब ऐसी ऐसी परिस्थिति आने वाली है फ्यूचर में, मैं ऐसे शांति से व्यवहार करूंगा, भले बोलूंगा लेकिन शांति से बोलूंगा। एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा कहा, हाँ गुस्सा कर सकते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि गुस्से के बगैर काम कैसे चलेगा, गुस्सा करना है तो भले करो, परंतु कैसे करो गुस्सा, सही व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करो। हम सही व्यक्ति पर नहीं करते, हाँ बॉस से डिस्टर्ब होते लेकिन पत्नी पे जाके गुस्सा करते, हाँ बच्चों को पीटते, ऐसा नहीं करो। जो व्यक्ति, सही व्यक्ति पर गुस्सा करो, सही कारण से गुस्सा करो, है ना, सही वक्त पर गुस्सा करो, सही मात्रा में गुस्सा करो, सही रीति से गुस्सा करो। ये संभव है? नहीं है संभव। ये सब चीजें आप सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है गुस्से से उपराम हो जाओ, और करना भी पड़े तो झूठ मूठ का करो। एक्टिंग करते ना पिक्चर में, ऐसे सोचो कि भी मैं आवाज को बड़ा कर रहा हूं लेकिन अंदर से एकदम शांत। बड़ा मुश्किल है लेकिन कर सकते। देखो, और सबसे अच्छी बात, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है ना, सबसे अच्छी बात है क्रोध से अपोजिट बात को जीवन में अपनाओ। क्रोध से अपोजिट क्या होता है? क्या होता है? प्रेम। बहुत अच्छा, चलो सभी खड़े हो जाएंगे एक बार। हाँ जी भाई साहब यहां आइए, आइए आइए स्टेज पे। देखो एक एक पार्टनर बनाओ, भाई भाइयों को पार्टनर बनाएंगे, बहनें बहनों को पार्टनर बनाएंगे। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ है तो पार्टनर हो सकते हैं। तो देखो सबने सबके पार्टनर है, कैसे किया? देखो ऐसे सामने सामने खड़े हो जाइए पार्टनर के, अरे हाथ पकड़िए पार्टनर का। देखो आप पार्टनर के हाँ करो करो, देखो कुछ सीखने का है। हाँ सीखना है ना, इसलिए सीखने को मिल रहा है इतनी देर से। हाँ तो बता देखो, अभी भी पार्टनर की आंख में देखो, देख रहे सब? अच्छा देखो, प्यार से अभी कोई चीज आपके पास हो, पार्टनर को दो, मैं दे के दिखाता हूं, फिर साहब आप देंगे ना? करके दिखाओ दिखाओ, गले नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ट्रेनिंग दी हुई है, ट्रेनिंग दी हुई है, बहुत अच्छा। देखो कहते हैं छाबड़ा जी ट्रेनिंग दी है, लेकिन फिर भी गले नहीं मिल रहे। हाँ अच्छा, तो देखो क्या करो पता है, प्यार करो, गुस्सा नहीं करो। बच्चों से बहुत कुछ सीखना है। हाँ भले बैठ सकते, थैंक यू। हाँ प्लीज बैठिए। देखिए यार, बच्चों से बहुत कुछ सीखना है। हाँ बच्चे छोटे होते हैं ना, और आप ऑफिस से घर जाते हो तो भाग के आपको गले मिलने आते, लेकिन आप उनको डांट देते, तो बच्चे अच्छी चीज भी भूल जाते हैं। तो आप चाहते हो ना कि भी बच्चे अच्छे हो। हाँ, नारायण मूर्ति ने भी एक बार कहा है कि पैसा तो आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे अच्छे हो जाए वह सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको प्यार करो, निस्वार्थ प्यार करो, तो ऑटोमेटिक बच्चे आगे बढ़ेंगे। और चीज है, क्रोध से अपोजिट क्या है दूसरा? माफ कर दो। क्रोध नहीं करो परंतु माफ कर दो। देखो आपको एक होमवर्क भी देता हूं, यहां पर करेंगे सब होमवर्क। अच्छा देखो, एक ये होमवर्क करना, किसी ने भी आपको जन्म से आज तक दुख दिया है तो उसको माफ कर देना। यहां से कमरे में कर दिया ऑलरेडी? हाँ बस अच्छे से एकदम पूरा बोलो। कब तक माफ करो? जब तक उस व्यक्ति का विचार आए ना तो आपको थोड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं विचार चले, तब तक माफ करो। और अभी दूसरा काम इससे भी मुश्किल है, वह है माफी मांग लो, है ना। किसी ने से भी आपसे कोई दुखी है थोड़ा भी, तो माफी मांग लेना। और यहीं से उठो ना, मोबाइल ऑन करके तुरंत माफी मांगना, हाँ कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको दुख दिया। वापस जाओ तो भी माफी मांगना, प्रैक्टिकल में भी। और किससे माफी मांगनी है पता है?
ये सब आसपास में घर में ही लोग हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे नहीं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना, दिल से कहो, आंखों में आंसू भी आ जाए कि भी मैंने तुम्हें ऐसे कष्ट दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना, गले मिलो और फिर कहो मुझे माफ कर। दिल से कहेंगे, देखो रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा मिलेगा। हाँ, फिर मुझे लिखना भी कि भी आपने माफी मांगी तो क्या हुआ। मेरे पास अच्छे अच्छे पत्र आए लोगों के कि भी हमने माफी मांगी तो क्या हुआ। तो बस ये काम करो। और तीसरा क्या करना है पता है, दया करो, क्रोध नहीं करो। यहां कोई थूकेगा तो हमें गुस्सा आएगा, परंतु बीमार व्यक्ति को वॉमिट भी होगी तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बेचारा बीमार है। तो इसे जब कोई गलती करता है, आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, तो ये सोचो ये बेचारा है, ठीक है ना। तो जरा भी आवश्यकता नहीं है। और अंतिम बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग करना है ना तो ध्यान करो। देखो ध्यान है ना बड़ा सिंपल है, मुश्किल काम नहीं है। 3 शब्द याद रखो, आप अच्छे योगी बन जाएंगे। 3 शब्द है वॉच, दूसरा है मैच और तीसरा शब्द है कैच। वॉच, मैच, कैच। जैसे कहा ना, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर फीलिंग्स, है ना, फिर उसको मैच करना। हाँ, कोई चश्मा पहनने वाला व्यक्ति यहां आएगा स्टेज पे, आ जाओ। हाँ देखो, हाँ भाई को मैं 1-2 प्रश्न पूछूंगा, फिर आप सभी पूछना, पूछेंगे ना। क्या नाम है? जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र को 1-2 प्रश्न पूछना, बड़े सिंपल से प्रश्न है। जितेंद्र ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ? जितेंद्र अपना चश्मा देंगे। पहला प्रश्न, किसका चश्मा है? किसका है चश्मा? बोलो। जितेंद्र का है। क्या जितेंद्र का है चश्मा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, क्या चश्मा जितेंद्र है? नहीं है। हाँ, जितेंद्र का चश्मा है, चश्मा जितेंद्र नहीं है, ठीक है। हाँ, जितेंद्र अपनी घड़ी देंगे, मैं वापस दे दूंगा। हाँ, पहला प्रश्न पूछो, क्या है पहला प्रश्न? घड़ी किसकी है? घड़ी किसकी है? जितेंद्र की। जितेंद्र की भी आरसीएम की भी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्या घड़ी जितेंद्र है? नहीं है, ठीक है। हाँ, हाथ उठाओ। पहला प्रश्न पूछो, क्या हाथ किसका है? किसका है? जितेंद्र का है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्या हाथ जितेंद्र है? हाथ जितेंद्र है? सोच रहा है। हाँ, नहीं है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। जितेंद्र हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, कान नहीं, तो कौन है? हाँ, कौन है? आप सभी समझदार है। हाँ, अच्छा भले। हाँ, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तक भी जो समझे नहीं है उनके लिए बात बताता हूं कि किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो डॉक्टर क्या कहेगा? कोई डॉक्टर है यहाँ? नहीं है। अच्छा, डॉक्टर क्या क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले आओ, ठीक है ना। परंतु ऑपरेशन करते करते पेशेंट की मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा? डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। तो अंदर गया तो पेशेंट था, बाहर आया तो डेड बॉडी हो गया। क्या चला गया? मां चली गई। श्योर? कॉन्फिडेंट? फ्रीज कर दे? यस। अच्छा, ये सब मैं वापस दे रहा हूं, आप सभी साक्षी है। थैंक यू जितेंद्र। तो देखो सीखने को मिला ना। तो बस इसी के साथ मैच करना है कि मेरे विचार आत्मा के विचार है क्या शरीर के विचार है। तो देखो इतना करो, मैं को मेरे से अलग कर दो। ये मेरा शरीर है ना, मेरा घर है ना, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, ये सब मेरा है और मैं आत्मा हूं। बस इस बात को पक्की कर लो। तो उससे आप मैच करेंगे तो ऑटोमेटिक कैच भी करेंगे। शांति को कैच करेंगे, पवित्रता को, आनंद को कैच करेंगे। हाँ, थोड़ी देर ध्यान करेंगे साहब कि देरी हो रही है? नहीं हो रही? कोई उठेगा नहीं ना अभी? अच्छा, बस किसी को उठना है तभी उठ जाओ। 5-7 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देरी से शुरू किया ना। देखो आप सब 9:15 बजे आए। अच्छा, कमर को सीधी रख के बैठिए।
जैसे जैसे मैं गाइड करूं, कहा ना, वॉच, मैच, कैच, अलग अलग मैंने 7 प्रकार का ध्यान तैयार किया है। उसमें से सबसे सिंपल है, आपकी तरह जिन्होंने ध्यान का अभ्यास नहीं किया उनके लिए सबसे सरल विधि है, जिसको कहता हूं बलून एक्सपीरियंस। कि एक बलून में आप ऊपर जा रहे हैं ऐसा सोचना है। अभी ये शुरू करने से पहले भी हम ताली बजाएंगे, वो वाली ताली नहीं है, स्पेशल ताली। स्पेशल ताली क्या है पता है? 1 2 3 स्टॉप करेंगे सब। 1 2 3, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, स्टॉप नहीं कर रहे, नहीं, एक साथ में देखो, कंसंट्रेशन नहीं है ना, एक साथ में 1 2 3 स्टॉप। ओके, चलो, हाँ, कमर को सीधी रखिए, हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए, पैरों को जमीन पे रखेंगे तो और भी अच्छा है। हाथों की उंगलियों में जो भी संवेदनाएं हो रही है उन्हीं को फील करिए। बस उसी में खो जाना है। जो भी संवेदनाएं हो रही है उन्हीं में खो जाना है। हाथ की उंगलियां रिलैक्स हो रही है, बस साक्षी भाव से फील करो कि हाथ की उंगलियां रिलैक्स हो रही है। सांस की गति को भी फील करिए, वॉच करिए। सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आता है, बस इसी प्रक्रिया को वॉच करिए। जैसे ही आप सांस की प्रक्रिया को वॉच करते हैं, गहरा सांस लेते हैं, सचमुच फील करो कि गहरा सांस ले रहे हैं। विचारों की गति भी शांत हो रही है। अब आप विचारों को मोड़ सकते हैं। ये सोचिए कि आप एक बलून में बैठे हैं और ये बलून धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पांच फीट, 10 फीट, 50 फीट ऊपर जा रहा है। आसपास का दृश्य देखिए कैसा दिखाई देता है, और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाता है 1000 फीट, तो नीचे के मकान छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम आत्मा की स्थिति को ऊपर उठा लेते हैं तो परिस्थितियां छोटी दिखाई देती है। यह सोचिए कि यह शरीर तो नाशवान है, हड्डी और मांसपेशियों का बना हुआ है, परंतु मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। इसी भाव को पक्का करिए। जैसे ये भाव पक्का होता है, हल्कापन लगता है कि मैं वह दिव्य ज्योति आत्मा हूं। इस भेद को रियलाइज करिए कि ये शरीर मेरा है और मैं दिव्य आत्मा हूं। और ऊपर जा रहा है बलून, एकदम शांति का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव हो रहा है, और ऊपर जा रहा है, एकदम आसमान में पहुंच गया है। चांद सितारों की दुनिया में आप चक्कर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। सचमुच सोचिए, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं।
दूर दूर एक जगमगता सितारा दिखाई दे रहा है, उसी की ओर ध्यान आकर्षित होता है, एकदम अच्छा लगता है। बस वह सितारा आपके नजदीक आ रहा है। परमात्मा भी एक सितारे जैसे है, रूप में बिंदु, परंतु सर्व गुणों के सिंधु है परम पिता परमात्मा। उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है। शांति के सागर है शिव पिता। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बस ऐसे परमात्मा से सर्व प्राप्तियां हो रही है। एकदम हल्का लग रहा है। अपनी सब समस्याएं भगवान को सौंप दो और अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। बलून नीचे आ रहा है, एकदम नीचे आता जाता है। फिर से नीचे के मकान दिखाई देते हैं, एकदम नीचे आ गया है। फिर भी आप अपनी मस्ती में ही मस्त है कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसी स्थिति में सारे दिन का काम करेंगे। लेफ्ट हाथ को धीरे धीरे उठाइए, लेफ्ट हाथ को उठाइए, नीचे करिए। या सोचिए मैं आत्मा ही हाथों को ऊपर नीचे कर रही हूं। राइट हाथ को भी उठाइए, मैं आत्मा ही। ऐसे ही हर एक काम में यही भाव होगा कि मैं वह चेतन सत्ता हूं। राइट साइड में देखिए, जो लोग भी बैठे हैं सभी के प्रति अच्छा भाव लाइए कि ये सभी शुद्ध आत्माएं हैं। लेफ्ट साइड में भी देखिए, सभी के प्रति मेरे में सद्भाव है। बस इसी मनोभूमिका से सारे दिन का काम करूंगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो यह छोटा सा अनुभव था। हाँ, कैसा लगा? फील किया सभी ने कि नहीं किया? बस हाँ, तो सचमुच करना है। अभी यहां से भी उठो ना, सोने से पहले बात 2 मिनट लूंगा। अभी देखो, उठिए नहीं, 2 मिनट के बाद उठिए। उठ रहे मतलब थक गए जो लोग उठ गए हो। अच्छा, 2-3 मिनट लगेगी। देखो अभी आगे क्या करना है बताता हूं। ये तो अच्छा लगा ना सबको? हाँ, जो खड़े वो लोग जवाब देंगे। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? हाँ, कई चीजें हैं। मेरी कुछ किताबें भी है, कुछ किताबें आपको यहां पर भी मिलेगी ना। लिटरेचर में जाएंगे तो कुछ एक किताबें मिलेगी। एक और अच्छी किताब इसी विषय पर है, तनाव मुक्त जीवन, अभी पब्लिश हो गया। अमोलोक भाई है ना, उन्होंने ट्रांसलेशन कर लिया। मैंने इंग्लिश में लिखी है, उन्होंने हिंदी कर लिया। करीब 200 पेज की किताब है, वो भी थोड़े समय में मिलेगी। जरूर पढ़ना पूरा अच्छी तरह से भी, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करना है आपको। कुछ सीडीज भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा भी, इस लेक्चर के अलावा भी आप हमारे डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मेरे अलग अलग विषयों पर सीडी है। जैसे क्या ना, क्रोध मुक्त जीवन है, ऐसे ही तनाव से कैसे हम बचे रहे, ऐसे अलग अलग विषयों पर सीडीज भी प्राप्त हो सकती है कि जिसके द्वारा भी आप इन चीजों को जीवन में अपना सकते हैं। कभी मेरा संपर्क करना हो तो भी करना। मैं बंबई में रहता हूं, परंतु फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप पूछेंगे ना किसी को भी तो मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भी मनोरोग चिकित्सक के पास पेशेंट बन के नहीं जाना चाहिए। क्यों? हाँ, कभी पेशेंट बन के जाओ तो साइकियाट्रिस्ट के पास लोग क्या समझेंगे, इसका स्क्रू ढीला हो गया है ना। भले फ्रेंडशिप रखनी है लेकिन पेशेंट बन के नहीं जाना है। और पेशेंट नहीं बन जाए तो जाना चाहिए, परंतु नहीं बनना हो तो क्या करो, राजयोग करो। ये आपको सिखाएंगे ना सेंटर्स पे भी। आप जहां जहां से भी आए हैं ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स है, वहां सोचो कि 1 घंटा भी हमें देना है।
देखो आप सभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? बोलिए। हाँ, तो मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे फीस देंगे? हाँ देखो मेरी फीस बहुत कम है। हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर की फीस कम होती है ना। हाँ, मेरी फीस क्या है पता है? 8 आना। 8 आना देंगे? हाँ देखो, हाँ वो पैसा नहीं चाहिए, कहेंगे कि ये तो बोला था फ्री में है, अभी पैसा मांग रहे। हाँ देखो, वो 8 आना नहीं चाहिए। 8 आना मतलब 8 दिन आना है ना। अब जो भी शहर से आए हैं, हाँ उस शहर में यहां से पता करके जाना कि ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर कहाँ है, वहां 8 दिन जाना तो मेरे को फीस मिल जाएगी। ठीक है, 8 आना देंगे? कौन कौन देगा 8 आना? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अच्छा देखा, अच्छा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको बोलता हूं। चलो 8 आना नहीं तो 4 आना तो देंगे ना। 4 दिन जाना कि 4 आना भी नहीं देंगे? हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, जब तो निर्णय नहीं किया उनसे बात करता हूं। चलो 4 आना भी नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, 1 आना तो देंगे? है, 1 बार जाना। अच्छा देखो, हाँ कह जाऊंगी। हाँ, 1 दिन सेंटर पे जरूर जाना आप। तो यहां तो आप आए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर कैसा है भी मालूम पड़ना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं इंशाअल्लाह, है ना, या तो कहेंगे भगवान की जैसी मर्जी। देखो भगवान की मर्जी तो है ही। हाँ, अभी आपको भगवान की मर्जी किसको कहते हैं पता है? हमारे एक आंखों के प्रोफेसर है अहमदाबाद में, उनको मैंने कहा मैडम आप माउंट आबू में जरूर आना। तब मैं भी यहीं पर था, मैंने कहा मैं भी रहूंगा, आप आना तो बहुत अच्छा है। सारा इंतजाम कर लिया, एक डॉक्टर के जिम्मे भी लगा दिया कि आप मैडम को लेके माउंट आबू में आना। और मैं यहीं था, शाम तक वो लोग नहीं आए तो मैंने फोन किया कि मैडम आप क्यों नहीं आए? तो कहते वो डॉक्टर आया ही नहीं मुझे लेने के लिए, जैसे भगवान की मर्जी। तो देखो इसको कहते भगवान की मर्जी, कि वो तो तैयार बैठी थी लेकिन वो डॉक्टर गया ही नहीं। तो ऐसे आप पूरी तैयारी करो, कोई समस्या आ जाए तो कहो भगवान की मर्जी, तो करेंगे ना सभी। अच्छा देखो, अच्छा मोबाइल नंबर चाहिए? अच्छा मेरा मोबाइल नंबर है 9821004476। हाँ 9821004476। ईमेल भी लिख सकते हैं, DR गिरीश पटेल, डॉक्टर GIRISH PATEL @gmail.com। डॉक्टर गिरीश पटेल DR फिर गिरीश GIRISH PATEL ऑल स्मॉल है @gmail.com। ठीक है, अच्छा ईमेल से भी संपर्क। इन पंक्तियों के साथ पूरा करता हूं, फिर आपके कोई प्रश्न हो तो भी हम पूरा करेंगे। जिनको देरी होती उठ सकते, किसके प्रश्न हो तो बोले थोड़ी देर जवाब देंगे। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है। परंतु तो कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां न स्टेशन न टिकट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।